नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। आज बात करेंगे कोंटा, सीतापुर और कवर्धा विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, जिस तरह से सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा मैदान में हैं। कवासी लखमा इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं और बस्तर के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। उन्होंने नक्सली क्षेत्र में अच्छा विकास कार्य भी किया है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। कवासी लखमा को भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वयं मुक्का चुनौती दे रहे हैं। पिछली बार कोंटा में 55.32% मतदान हुआ था। इस बार यहां पर 63.14% मतदान हुआ है। कबीरधाम जिले की विधानसभा सीट कवर्धा में भी दिलचस्प मुकाबला देखा गया है। यहां पर कांग्रेस सरकार में वन मंत्री मोहम्मद अकबर को चुनौती देने के लिए भाजपा ने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा को टिकट दे दिया है। पिछले चुनाव में यहां मोहम्मद अकबर को बड़ी जीत मिली थी। पिछले चुनाव में यहां पर 82.57% मतदान हुआ था। इस बार यहां 81.24% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार से 1% कम है। सीतापुर सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत को भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राजकुमार टोपो चुनौती दे रहे हैं। टोपो सीआरपीएफ की नौकरी छोड़कर आए हैं और उन्हें मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला है। कई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके आने से अमरजीत भगत के लिए ये सीट थोड़ी कठिन मानी जा रही है। पिछले चुनाव में यहाँ 81.36% मतदान हुआ था। इस बार यहाँ पर 81.41% मतदान हुआ है। अब देखना यह है कि भाजपा का नए प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयोग कितना सफल साबित होता है। विकास इन मंत्रियों का हुआ, इनके रिश्तेदारों का हुआ, विकास इनके कार्यकर्ताओं का हुआ, विकास इनके गुंडों का हुआ। इसलिए अब जनता भारतीय जनता पार्टी पे अपना बहुमत दे रही है। ये तीनों सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनाएंगे और बड़ी मजबूती के साथ में हमने इस लड़ाई को लड़ा है। जनता के मुद्दों को आम लोगों तक ले जाने में हम कामयाब रहे। इसलिए कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। कोंटा, कवर्धा और सीतापुर में कुशासन बनाम सुशासन का यह चुनाव है, जिसमें जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। सुकमा कोंटा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरोसा मंत्री कवासी लखमा जी के प्रति है, कांग्रेस के विचारधारा के प्रति है। और कवासी लखमा जी कोंटा विधानसभा क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बहुत सा काम किए हैं और इस बार भी सुकमा कोंटा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा जी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत दर्ज कराएंगे और कोंटा सुकमा के जो जनता है उसको विकास की सारी सुविधाएं मिलेगी और उसकी अलग पहचान बस्तर संभाग में बनेगा। तो आज इन्हीं 3 हॉट सीटों पर हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, कुछ मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे इन हॉट सीट का क्या कुछ हाल है। इस वक्त हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। रुपेश दुबे जी कांग्रेस से, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार और जसविंदर बग्गा जी भाजपा से। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी रुपेश जी। अगर हम बात करें सीतापुर सीट की, तो यहाँ से अमरजीत जी भगत जी को एक बार फिर यहाँ पर भरोसा जताया पार्टी से और इस बार उनका चुनाव के बाद एक अलग अंदाज जो है वो भी देखने को मिल रहा है। काफी तारीफ भी हो रही है, खासकर उनकी एक्टिंग की। पहले ही लोकप्रियता बहुत है और शायद अब मुझे लगता है छत्तीसगढ़िया फिल्म में काम करने के बाद लोकप्रियता कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। अमृता जी नमस्कार जी। देखिए, अमरजीत भगत जी जो है कांग्रेस के ही नहीं छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं और वो लगातार आम जनता से जीवंत संपर्क बना करके क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से उनकी संकल्पित मन की भावना रहती है और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में भी चूंकि खाद्य मंत्री की भूमिका निभा रहे थे और कोरोना काल में भी जिस प्रकार से उन्होंने राशन जो सामग्रियां थी, चावल थे, उनका वितरण पूरी तरह से आम जनता तक निश्चित रूप से पहुंचाने में उनकी महती भूमिका रही। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनको जो विभाग मिला, उस विभाग में पूरी ईमानदारी से उन्होंने जिस प्रकार से काम किया और क्षेत्र की जनता उनको अभी से नहीं पिछले कई चुनावों से निरंतर बढ़त के मतों से जिता रही है। और अमरजीत भगत जी जैसा व्यक्तित्व जो आम जनता से नजदीक जाकर के जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो उनके अपने मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से जो लगाव है और जो समय समय पर दिखता है, उससे कहीं भी कोई संशय नहीं है कि अमरजीत भगत जी भारी मतों से जीतेंगे। और देखिए, अमरजीत भगत जी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेताएं हैं, उनके गला को घोट करके एक
सेना में रहे हैं उनको प्रत्याशी बना करके चुनाव में उतारा है, वो राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ काम करते रहे हैं, राजनीति में उनको भाजपा लाई है और साथ ही साथ अपने जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके अधिकारों पर उनको चोट पहुंचाया है, उनका गला घोंट करके उन्हें प्रत्याशी बनाया है और निश्चित से उनकी हार इस चुनाव में सुनिश्चित है और अमरजीत भगत जी बहुमत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन ऐसा तो कांग्रेस मान रही है कि अमरजीत जी इस बार जीतने वाले हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि उन्हें भी समझ में आ गया उनका राजनीतिक करियर जो है वो खत्म होने वाला है, इसलिए अब उन्होंने पिक्चरों की तरफ रुख कर लिया है। अमृता जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति रही है, पूरे 5 साल ये आम जनता के बीच जा नहीं सके, इनके पास प्रत्याशियों को टोटा रहा, इनकी सूची लगातार लीक होती रही, माने चुनाव में, और जिस प्रकार से ये इनके पास कोई नेतृत्व भी नहीं रहा, इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं रहा और मोदी की गारंटी के पे चुनाव लड़े हैं। गारंटी वो आदमी देता है जिसके सामान में खोट है, जिसकी नीयत में खोट है और जिसमें छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने काम किया है। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। सीतापुर विधानसभा में माननीय अमरजीत भगत जी भारी मतों से चुनाव जीत करके भाजपाइयों के मुंह में ताला लगाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, जसविंदर जी आपके पास आना चाहूंगी। भाजपा आज तक सीतापुर से जीत नहीं पाई है, इस बार क्या उम्मीद करी? और अगर देखा जाए तो पूर्व सैनिक का पहले कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया था कुछ जगह पर, कुछ जगह समर्थन भी देखने को मिला। जी 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 देखिए अमृता जी, किसी भी राजनीतिक दल में जब कार्यकर्ता राजनीतिक कार्य करता है तो किसी महत्वाकांक्षा को लेके करता है, और महत्वाकांक्षा क्या होती है कि जिस प्रकार कार्यकर्ता काम करते करते सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चाहता है, उसी प्रकार सीतापुर के कार्यकर्ताओं में भी भाव रहा होगा कि क्यों ना वो विधानसभा का चुनाव लड़े। सब में होती है महत्वाकांक्षा, रुपेश जी में भी होगी, मुझ में भी है, सब में होती है। लेकिन पार्टी जिस समय प्रत्याशी का चयन करती है तो चयन करते समय पार्टी इस बात को देखती है कि जनता की सेवा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी कौन हो सकता है। अगर हमको टोप्पो जी के रूप में ऐसा एक प्रत्याशी मिला जिसने भारत माता की सेवा की है, हमने उसे जनता की सेवा के लिए प्रस्तुत किया है। और आप देखिएगा 3 तारीख को जिस दिन वहां की मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेगी, आपको जनता का स्पष्ट जनादेश दिखेगा कि भारत माता की सेवा करने वाले ऐसे वीर सैनिक को सीतापुर की जनता भी स्वीकार रही है। और अमरजीत भगत को जिन्होंने अपनी कार्य योजना पहले ही निर्धारित कर दी है कि वह अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जनता उनको उस तरफ भेजने के लिए तैयार दिख रही है। ठीक है, गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, विकास कार्य नहीं किए गए, और हमने एक वीडियो भी देखा था जिस तरह से अपनी पीए से वो अपशब्द के जो अपशब्द प्रयोग करके उन्होंने जिस तरह से बातचीत की थी पब्लिक एरिया में, पब्लिकली की थी, और उसका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। 5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में, लेकिन जो कामकाज होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जो एक्टिंग वो अभी कर रहे हैं, पिछले 5 बार से वो यही एक्टिंग कर रहे हैं, जनता अब जाकर समझ पाई है। निश्चित तौर पर देखिए सीतापुर क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र में ही मेरे हिसाब से सड़कों का विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पे वो उसका विकास ढंग से नहीं हो पाया। सड़कें तो बहुत ही ज्यादा खराब है उस क्षेत्र में, वो एक बड़ा इशू था चुनाव में। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो मत नहीं कि सड़क की खस्ता हालत, इसके अलावा भ्रष्टाचार के कुछ मामले, कुछ जमीन घोटाला के सब्जेक्ट थे जो वहां पे ऐसे इशू थे जो चुनाव में मैटर कर रहे थे। लेकिन अगर सीतापुर की अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी तक वो कांग्रेस का अवैध किला है। वहां पर आज तक कांग्रेस के अलावा 3 निर्दलीय भी रह चुके हैं, जीते हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक उस किले को भेद नहीं पाया है। इस बार जो भाजपा की तरफ से कैंडिडेट उतरे हैं, सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, निश्चित तौर पर शुरू में जरूर उनका विरोध हुआ, लेकिन चूंकि वो सैनिक के प्रति किसी के प्रति भारत देश का कोई भी निवासी हो उसके प्रति आदमी की आस्था रहेगी ही, क्योंकि भारत देश की सेवा करके आए। इसका मतलब निश्चित तौर पर वो हमको मौका मिलेगा तो उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की सेवा करने में पीछे नहीं हटेंगे और ईमानदारी से सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे सैनिकों की जो इमेज होती है वो ईमानदारी से काम करने की होती है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इस बार वो रामकुमार जी टोप्पो जी इस बार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं अमरजीत भगत से। परिणाम जो है वो तो 2-3 तारीख को आएंगे, लेकिन
टक्कर है, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन गंगेश जी, हमने जिस तरह से देखा था, उनका एक बयान भी सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि जो सैनिक है वो अपना सरहद पर ड्यूटी करना चाहिए, उन्हें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। जब वो एक राजनेता होकर जब वो एक्टिंग कर सकते हैं तो इस पर वो सवाल नहीं उठाते हैं। जब हम देखते हैं जिन पर कई FIR दर्ज होते हैं वो चुनाव लड़ने कूद जाते हैं, उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन कोई सैनिक राजनीति में क्यों नहीं उतर सकता है? बिल्कुल, भूतपूर्व सैनिक अब तो अभी फिलहाल तो सेवा में नहीं है, वो वहां से रिटायर हो चुके हैं, तो बिल्कुल चुन सकते हैं कैरियर। और राजनीति में मुझे लगता है और भी बेहतर लोगों के आने की जरूरत है, जिससे राजनीति की दशा और सुधरे। जिस तरह से अभी राजनीति की दशा चल रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि और भी अच्छे लोगों के इसमें आने की जरूरत है। तो अगर एक सैनिक आता है, सैनिक को तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश के सबसे ईमानदार लोगों में से एक है, जो अपनी जान निछावर करने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो देश के नाम, वो और उससे ज्यादा क्या निछावर करेगा। तो निश्चित तौर पर अगर वो हमारे बीच से प्रतिनिधि बन के निकलता है तो निश्चित तौर पर अच्छा काम करके देगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। रुपेश जी, क्या समझे, क्या कहीं टोपो जी से घबरा तो नहीं रही है कांग्रेस जो इस तरह की बयानबाजी की जा रही थी? टोपो जी ने जिस प्रकार से देश की रक्षा में अपने सेवा समर्पित किया है उसका कांग्रेस पूरा सम्मान करती है, लेकिन चूंकि राजनीतिक मामलों में वो कूद पड़े हैं। और अमरजीत भगत जी, जिस प्रकार से उनके अभिनय की बात हो रही है, तो अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ के महान वीर सपूत के अभिनय किया है और उनके व्यक्तित्व को भी जिया है। जिस प्रकार से अमरजीत भगत जी ने आम जनता के बीच में सेवा किया है और जननायक की भूमिका निभाए हैं, वो अभिनय के क्षेत्र में अपनी लोहा मनवा चुके हैं, तो निश्चित रूप से अमरजीत भगत जी हैं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तित्व का चयन सीतापुर की जनता करके अपने जो क्षेत्र में जो विकास की अविरल धारा है, अपने जनप्रतिनिधि है, उस आत्मीयता के साथ जो जिस प्रकार से काम करते हैं वैसे पर मुहर लगा करके भारी बहुमत से 3 तारीख को निश्चित रूप से कांग्रेस जिताएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे रुपेश जी कि वाकई आपकी बात कितनी सत्य साबित होती है। गंगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, कवर्धा सीट की बात करना चाहूंगी। यहाँ पर हमने देखा था 2021 में जिस तरह से भगवा ध्वज विवाद को लेकर जो माहौल वहां पर उत्पन्न हुआ था, क्या लगता है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इस बार चुनाव में? निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा ने तो हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण करने का वहां पर 100% प्रयास किया है। इसीलिए जो उस समय जो दंगा वाली स्थिति बनी थी झंडे को लेकर, उसके बाद उसमें जो लगातार सक्रिय रहे विजय शर्मा, उनको कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन उसके अलावा और भी समीकरण है जिसमें लग रहा है कि मोहम्मद अकबर को इस बार काफी टफ जाएगा। उसमें एक बड़ा समीकरण ये है कि पिछली बार राज परिवार जो था कवर्धा का, वो उसमें उनके साथ था, मोहम्मद अकबर के साथ। इस वजह से उनको प्रचंड बहुमत मिला और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुमत से उनकी सरकार बनी। इस बार राज परिवार उनके साथ नहीं है, वहां से एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर मतों का विभाजन होगा और कहीं ना कहीं वहां पे उनको टफ जाएगा। एक तो ये एजेंडा है ही, लेकिन हालांकि मोहम्मद अकबर को माना जाता है कि जिस तरह भाजपा में बृजमोहन अग्रवाल हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, उसी तरह से कांग्रेस में जो है वोट मैनेजमेंट, मतलब कहना चाहिए चुनाव का मैनेजमेंट, ये वो मास्टर माने जाते हैं मोहम्मद अकबर। अब देखना यह है कि और सबसे बेहतर, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक जो हमने सुना है कि कांग्रेस में सबसे बेहतर वोट चुनाव के मैनेजमेंट उनको आता है, तो देखना है कि वो अपनी सीट कितना बेहतर मैनेज कर पाते हैं, ये इसमें देखना होगा। ठीक है, रुपेश जी आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। अगर हम बात करें कवर्धा सीट की, तो यहाँ पर हमने देखा था कि भगवा ध्वज विवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो स्थितियाँ थी वो खराब हो गई थी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला था। साथ ही अगर हम पिछली बार की बात करें तो सिर्फ 60 वोटों से जीत पाए थे मोहम्मद अकबर। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? अमृता जी, मोहम्मद अकबर पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सभी राज्यों में सबसे सर्वाधिक मतों से चुनाव जीते थे। मोहम्मद अकबर जी छत्तीसगढ़ में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सर्वधर्म सद्भाव के साथ कार्य करते हैं और जिस प्रकार से भगवा ध्वज का राजनीतिकरण भाजपा ने किया और एक वहां एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम भाजपाइयों ने पूरे प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के लोगों को वहां कर बुला करके जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें की और उसके बाद सने सने उसमें आग में घी डालने का काम करते रहे। लेकिन क्षेत्र की जनता मोहम्मद अकबर जी के सर्वधर्म सद्भाव के, उन्होंने हिंदू के भी, मुस्लिम के भी, सिख के भी, ईसाई के सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, टीका लगाते हैं। ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वो प्रारंभ से ही अपने कॉलेज के समय से ही वो सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक रहे हैं। रायपुर में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर उन्होंने बनाया,
और ऐसे व्यक्तित्व को टक्कर देने के लिए भाजपा मात्र धार्मिक उन्माद फैला करके हिंदुत्व के नाम पर और झंडा के नाम पर जो वहां धार्मिक उन्माद फैलाए और पूरे लेकिन सर, जिस प्रदेश तरह से धार्मिक उन्माद वहां पर फैलाया गया था, तो उसको समेटने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर माहौल ना बगड़े, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार तो आपकी है प्रदेश में। निश्चित रूप से अमृता जी, जब भी कांग्रेस की सरकार के माध्यम से, या जो सरकार चूंकि आरोप हम पे लगाते हैं, सरकार जब भी उन मामले पर हस्तक्षेप करने के लिए और दंगाइयों पर अंकुश लगाने का काम करी, तब पूरे प्रदेश के भाजपा समर्थित लोग जाकर के वहां समय समय पर धार्मिक उन्माद फैलाते रहे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि एक छोटे से मामले को इतना बड़ा धार्मिक उन्माद फैला देना। और जिस प्रकार से मोहम्मद अकबर जी स्वयं वहां धर्माचार्यों के सम्मेलन कराते हैं, मोहम्मद अकबर जी स्वयं ध्वज फहराने की बात करते हैं, वैसे व्यक्तित्व को सिर्फ चुनावी राजनीति में रुपेश जी, बीजेपी तो यही कहती आई है हमेशा से कि एक तरफा कार्रवाई की गई है वहां पर। एक तरफा कार्रवाई नहीं की गई है। जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है उस सीसीटीवी कैमरे में वीडियो फुटेज के देख करके हुआ है। और इस मामले में जितने भी भाजपा के शीर्ष नेता थे और छत्तीसगढ़ में जितने भी धार्मिक उन्माद फैलाए गए, चाहे बीरनपुर की घटना हो, सुकमा की घटना हो, सभी घटनाओं में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता रही है। और जिस प्रकार से मोहम्मद अकबर की छवि को खराब करके पूरी भाजपा उसके बाद भी भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता नहीं रही है। जो भाजपा भगवान ऐसा कर सके वो भाजपा के मुंह में। चलिए ठीक है रुपेश जी। जसविंदर जी अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमृता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे रुपेश जी की इस लाइन पे घोर आपत्ति है, जो उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जहां जहां इस प्रकार के कृत्य हुए वहां भाजपा नेताओं की संलिप्तता थी। मैं आपको सारी बातों को बताता हूं कि बीरनपुर में किसकी संलिप्तता दिखी है। क्योंकि आपने विषय कवर्धा का कहा और मैं गंगेश जी का पूरा सम्मान करते हुए उनके एक शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उन्होंने कहा है कि कवर्धा भगवा ध्वज के विषय में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। उन्होंने एक शब्द ध्रुवीकरण दिया। मैं इस शब्द से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं। कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान का विषय और उससे जुड़ी बातें हमारी आहत सनातनी भावनाओं का प्रगटीकरण है, ध्रुवीकरण नहीं है। गंगेश जी, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है जसविंदर जी, अगर हम बात करें बीरनपुर केस की। हाँ जी अमृता जी, आपने कवर्धा की बहुत लंबी बात गंगेश जी से भी सुनी है और रुपेश जी से भी सुनी है जी। मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है तो बहुत न्याय की बात है, क्योंकि मैं कवर्धा का हूं। मुझे लगता है कि मैं इस विषय को जिसने नजदीक से देखा है, अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है, सारे विषय को हमने अंगीकार किया है, इस विषय को सबसे बेहतर ढंग से मैं बता सकता हूं आपको। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, भगवा ध्वज का जो विषय है, भगवा ध्वज के अपमान का जो विषय है, वो एक झंडे के अपमान का विषय नहीं है, वो समस्त सनातनी हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं के अपमान का विषय था। हुआ क्या था? जसविंदर जी, आप तो इसे एक बड़ा अपमान मान रहे हैं, रुपेश जी तो इसे बहुत छोटी सी बात मान रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूं, ये जो कालेमी हैं, ये जो चुनावी हिंदू हैं, इन्हें हिंदुओं की भावनाओं का एहसास ही नहीं है कि वहां पर कवर्धा में जो किस प्रकार राजनीतिकरण कर रहे हैं आपको जसविंदर भाई, सुनने की क्षमता रखिए। आपने कहा मैंने पूरा सुना, बोलने दीजिए उन्हें। आपने कहा मैंने पूरा सुना रुपेश जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक चौक में हमारे सम्मान का प्रतीक, आपके भी सम्मान का प्रतीक भगवा लहरा रहा है, उसे वहां से उखाड़ के नीचे फेंक दिया जाता है, पैरों में कुचला जाता है, रौंदा जाता है। क्या ऐसे में एक हिंदू मन अपने भगवा ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए सामने नहीं आएगा? वो आया। आने के बाद क्या हुआ? समस्त हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज, सैकड़ों हिंदुओं को जेल में डाला गया, एफआईआर की गई, 12-12, 15-15 धाराएं लगाई गई। ये दो पक्ष का विषय था, एक पक्ष पे एक पक्षी कार्रवाई की गई। और जिस बात को आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि कवर्धा के विधायक सर्वधर्म समभाव वाले हैं, भाई साहब, विधायक किसी भी पार्टी का होता है, वो संविधान की विधायक बनते समय जो शपथ लेता है उसमें साफ इस बात का उल्लेख होता है कि वह सर्वधर्म समभाव का संवाहक होगा, उसे सभी धर्मों की हित चिंता करनी है। वो एक पक्ष का विधायक हो ही नहीं सकता, एक पार्टी का विधायक। ठीक है जसविंदर जी, बखूबी आपने समझाया कि विधायक का क्या काम होता है, किस तरह से नाइंसाफी की गई वहां पर हिंदुओं के साथ। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, ईश्वर साहू का आपने टिकट दे दिया बीरनपुर हिंसा को लेकर, तो फिर आपने यहाँ पर दुर्गेश देवांगन जी को टिकट क्यों नहीं दिया?
देखिए, बिरनपुर की घटना कवर्धा से एकदम अलग घटना है। वहां स्पष्ट रूप से एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा भुवनेश्वर साहू के साथ लिंचिंग की गई, घेर कर उसे मारा गया। लव जिहाद के परिणाम सर यहाँ पर भी तो उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी, वो तो गनीमत रही कि वो बच गए। अमृता जी कुछ कहा आपने, मैं सुन नहीं पाया। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर लिंचिंग की गई थी, यहाँ पर भी तो बेरहमी से पिटाई की गई थी, बहुत वो तो गनीमत ही रही कि वो बच गए। इसी बात को तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उस घटना में जो कवर्धा में हुई थी, हमने अपने भगवा ध्वज के सम्मान में अपना सब कुछ लगा दिया था। ये तो भगवान की कृपा है कि दुर्गेश के साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। कोशिश तो उसे भी मारने की हुई थी यहाँ पे। ये तो ईश्वर की कृपा है हम सब के ऊपर में कि दुर्गेश के साथ कोई बड़ी घटना हो नहीं पाई। लेकिन एक विधायक का दायित्व तो बनता था कि ऐसे समय में इस जगह में रहते, आपको पता है कवर्धा के विधायक 3 अक्टूबर की घटना के बाद 1 महीने तक कवर्धा में नहीं आए थे, और जब आए तो 500 गाड़ियों का काफिला लेकर आए थे अपना शक्ति प्रदर्शन करने। और कैसा सर्वधर्म संभाव। सर बीजेपी एक ये भी कहती है कि हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हुई है, दुर्गेश को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि एक तरफा कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब प्रत्याशी खड़े करने की बात होती है तो बीजेपी अपनी पार्टी में से नेता को खड़ा कर देता है, फिर नाइंसाफी यहाँ पर दिखाई नहीं देती बीजेपी को। देखिए, कवर्धा में इस विषय को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें एक दुर्गेश के साथ घटना हुई थी। हम दुर्गेश के साथ खड़े रहे शुरू से आखिर तक। हमने उसके परिवार को संबल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी उनके घर गए, उनके परिवारजनों से मिले, उनको ढांढस बनाया, और जब वो फरारी काट रहा था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और कवर्धा की जनता दुर्गेश के परिवार के साथ थी। आज भी हम दुर्गेश के साथ हैं। राजनीतिक रूप से चूंकि विजय शर्मा दुर्गेश के साथ है, दुर्गेश को आप चुनावी मैदान पे उतार देते, क्या पता जो आप नाइंसाफी का जिक्र करें शायद आपको इंसाफ मिल जाता। इंसाफ की लड़ाई तो विजय शर्मा के नेतृत्व में कवर्धा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है ना अमृता जी। ये इंसाफ की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। चलिए ठीक चेहरा विजय शर्मा है, चलिए ठीक है सर, माफी चाहूंगी समय की कमी है। गंगेश जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगे आखिरी। जी, आपने दोनों की ही बात सुनी होगी। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर देखिए, एक पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो बग्गा जी का कहना है कि आप दोनों के एक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। विजय शर्मा जी का उपस्थित होने से मेरा कहना यह है कि वहां पे हिंदू समाज के वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ, और एक तरफ राज परिवार, इस तरह से दो तरह से मोहम्मद अयूब के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। मेरा जो आशय था ये था, लेकिन यह है कि दोनों ही सीटों पे, इसके अलावा कोंटा की बात अपन पूरा कर नहीं पाए, लेकिन कोंटा में भी मुकाबला दिलचस्प है। वहां भी कवासी लखमा के सामने स्वयं मुक्का है जो अपना समाजवादी के नेता है, और मनीष कुंजाम पुराने नेता है, तो वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। इस तरह कांग्रेस के तीनों सीटों में अच्छी चुनौती है और दिलचस्प मुकाबला है। परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 2 जो मंत्री हैं उनकी मुश्किल इस बार काफी टफ दिख रही है, इस बार मुश्किलें कम नहीं नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखने वाली बात होगी, इस बार जो मुकाबले हैं सीटों पर काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहे हैं, खासकर कोंटा, सीतापुर, कवर्धा सीट की जिस तरह हमने जिक्र किया है। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी इस पे भुना रही है, और अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर भरोसा करती है। कई ऐसे बयान भी सामने आए थे, कई बार हमने ये भी देखा कि मंत्री के बेटों को भी घेरा गया था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ छवि उसकी पड़ती है जनता पर, इन सब मामलों में कितना असर जनता पर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ होंगी, और जिस तरह के आरोप जो लगाए गए थे, जो दावे किए जा रहे हैं, वो सभी साफ हो जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।